Topic of classical electrodynamics is plane waves in a conducting media or the dispersive medium. कैसे एक प्लेन वेव एक कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द ऑल द मैक्सवेल फोर इक्वेशंस. मैक्सवेल इक्वेशंस इन अ मीडियम इज del dot E equals to rho upon epsilon naught, del dot B equals to 0, del cross E equals to minus del B by del T, and del cross B equals to mu J plus mu epsilon del E by del T. Mark it as equation number 1. Now we have to do some assumptions before continuing this for a conducting medium. Assumptions are, first assumption is medium is linear. जो हम medium यूज़ करेंगे जहाँ पे electromagnetic waves travel करेगी वो medium linear होना चाहिए. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ मीडियम इज़ आइसोट्रॉपिक. वो मीडियम आइसोट्रॉपिक होना चाहिए. थर्ड, मीडियम इज़ होमोजीनियस. एंड फोर्थ, मीडियम इज़ चार्ज एंड करंट फ्री. वो मीडियम चार्ज और करंट फ्री होना चाहिए. इन केस ऑफ कंडक्टर्स दे डू नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज. कोई भी कंडक्टर होगा वो कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. लेकिन वी नो दैट कंडक्टर आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे सोर्सेज होते हैं. सो जो करंट फ्लो करवाते हैं कंडक्टर्स करंट का फ्लो में इन्वॉल्व रहते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रो है जिसको हम कहेंगे करंट, जिसको हम कहेंगे चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इन केस ऑफ कंडक्टर्स दे डू नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज. कंडक्टर्स कंट्रोल नहीं करते कि कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसीलिए चार्ज डेंसिटी हो गया 0. लेकिन करंट डेंसिटी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो करंट फ्लो अच्छा रहेगा. हैंस जे इक्वल टू सिग्मा ई. अब यहाँ पे जो जे है अपना करंट डेंसिटी उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ई से. ई इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन 1 में देखेंगे तो रो का वैल्यू 0 है. सो del dot E equals to 0, del dot B equals to 0, del cross E equals to minus del B by del T. We know that B is equals to mu H. हमें मालूम है कि B का वैल्यू mu H के इक्वल है. सो हमने यहाँ पे वही पुट करा है. B को mu H लिख दिया तो mu कांस्टेंट है. सो माइनस mu del H by del T. del cross B equals to mu. J का वैल्यू हम रख दिया mu J है. सो J का वैल्यू है सिग्मा E प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी. वी नो दैट बी इक्वल्स टू म्यू एच. सो अगर हमने यहाँ पे म्यू से डिवाइड कर दिया बी को हमें एच मिल जाएगा. सो यहाँ दोनों टर्म्स में म्यू कॉमन है. सो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3. डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी. अब इक्वेशन नंबर 3 को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डेल क्रॉस डेल एच बाई डेल टी इक्वल्स टू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी प्लस एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 4. टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 2. जो सेकंड इक्वेशन है उसका हम कर्ल लेंगे. सो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल क्रॉस डेल एच बाई डेल टी. यहाँ पे हमने ऊपर ही डेल क्रॉस डेल एच बाई डेल टी का वैल्यू निकाला है इक्वेशन नंबर 4 में. सो इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे. सबसे पहले हमें ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट जो है डेल क्रॉस ई इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले भी हमने देखा था कभी भी ट्रिपल प्रोडक्ट होता है जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आपके पास है तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं कैब माइनस बैक, यानी सी डॉट ए कैब ये बी माइनस बैक. सो बी डॉट ए एंड सी. तो हम ऐसे ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं. तो इट विल बी डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई. फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस वी हैव डेल डॉट ए इक्वल्स टू 0. सो दैट्स वाई दिस टर्म इज 0. सो माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल क्रॉस डेल एच बाई डेल टी. नेगेटिव साइन कैंसल्स आउट फ्रॉम both the sides. So we get equation number 5. Now put equation 4 in equation number 5. So del square E equals to mu sigma del E by del T plus mu epsilon del square E upon del T square. Put this RHS terms into LHS side. So del square E minus mu sigma del E by del T minus mu epsilon del square E upon del T square equals to 0. Mark it as equation number 6. After that take similarly जैसे हमने पहले उसका डिफ्रेंशिएशन किया टाइम टी के रिस्पेक्ट में और उसका कर लिया. जो हमको ये इक्वेशन मिली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में मिली है. ये इक्वेशन ऑफ मोशन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट. सिमिलरली अब हम मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट के लिए लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 का हम यहाँ पे कर्ल ले लेंगे. जब इक्वेशन नंबर 3 का कर्ल लेंगे हम देन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी. सो हमने इक्वेशन 2 को टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 8 कर लिया. अब इक्वेशन नंबर जो 7 था आपके पास उसका ये क्रॉस प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी और वैल्यूज़ हम रख देंगे.
ये जो वैल्यू है हमारे पास डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस ई ये वाली, ये पूरा वैल्यू हम ये वैल्यू इधर जाके इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा सी। नाउ फाइनली हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। सो डेल स्क्वायर एच माइनस सिग्मा म्यू डेल एच बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 6 and 7 are known as wave equation for electric and magnetic field respectively in अ कंडक्टिंग मीडियम, और ये हमारे पास हैं वेव इक्वेशंस इन अ कंडक्टिंग मीडियम। फील्ड आर टाइम वेरिंग। अब जो हमारे पास फील्ड है वो टाइम वेरिंग है, सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई पावर जायोटा ओमेगा टी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एच इक्वल्स टू बी ई की पावर जायोटा ओमेगा टी। मार्क इट एज इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11। इन इक्वेशन 6 नाउ चेंज डेल बाई डेल टी एज जायोटा ओमेगा। सो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 हमने जो पहले इक्वेशंस लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव इक्वेशन जो हमने लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में डेल बाई डेल टी और डेल बाई डेल टी की जगह हमें रखना है जायोटा ओमेगा। जब हमने यहाँ पे इसको चेंज करके इसकी वैल्यू में यहाँ पे जायोटा ओमेगा रखा, हमको इक्वेशन नंबर 12 मिल गई। सिमिलरली हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते थे, सिर्फ यहाँ पे जहाँ ई है उस जगह हमें एच करना है। नाउ दिस टर्म, ये जो हमारे पास टर्म है उसको हम गामा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो गामा स्क्वायर इक्वल्स टू जायोटा ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जायोटा ओमेगा एप्सिलॉन। सो वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 12 and 13 एज डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू गामा स्क्वायर ई एंड डेल स्क्वायर एच इक्वल्स टू गामा स्क्वायर एच। वी नो दैट गामा इज नथिंग बट द प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट। दिस वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जायोटा बीटा। हियर अल्फा इज़ द अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट, मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में उसको जितना रोका जा रहा है उसके बीच में जो रुकावट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फ़ा से, एंड बीटा इज़ द फेज। ओके, एंड यहाँ पे जो जे हम यूज़ कर रहे हैं दैट शोज़ द इमेजिनरी पार्ट। सो गामा स्क्वायर अगर हम निकालेंगे सो इट विल बी अल्फ़ा प्लस जायोटा बीटा होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 जायोटा अल्फ़ा बीटा। इक्वेशन नंबर 14। गामा स्क्वायर इक्वल्स टू जायोटा ओमेगा म्यू और ब्रैकेट में सिग्मा प्लस जायोटा ओमेगा एप्सिलॉन। मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट इक्वेशन नंबर 15। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे एक तो इमेजिनरी पार्ट है एंड द अदर वन विल बी द रियल पार्ट। वन पार्ट इज़ इमेजिनरी एंड अदर पार्ट इज़ रियल। फ्रॉम इक्वेशन 14 and 15, इक्वेशन नंबर 14 एंड इक्वेशन नंबर 15, दिस टू इक्वेशंस, फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से एंड रियल पार्ट को हम यहाँ कंपेयर करेंगे ओनली रियल पार्ट से। जब हमने कंपैरिजन करेंगे we can write alpha square minus beta square equals to minus omega square mu epsilon and 2 alpha beta equals to omega mu sigma. Now दिस जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है अगर हमें यहाँ निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड after solving this alpha square minus beta square whole square plus 4 alpha square beta square, we get the same value of alpha square plus beta square का whole square. So put equation 16. अब ये जो alpha square minus beta square and 2 alpha beta इनका स्क्वायर करके जब हम वैल्यू यहाँ पे दोनों साइड रख देंगे then we get अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 4 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो दिस होल वैल्यू विल बी ऑन इन द अंडर द रूट. Now we get two equations. One equation is alpha square minus beta square and now another equation is alpha square plus beta square. From these two values we can find the value of alpha and beta. So to find the value of alpha and beta, first of all we add the whole equation so that beta square cancels out each other, and the another is we subtract the equation so that we get the value of beta. So on adding both the equations we get 2 alpha square equals to mu omega, that is common in both mu omega bracket under root of omega square epsilon square plus sigma square minus omega epsilon. Now alpha square will be this, it will be divide, 2 will go in divide, so alpha value will be under the root of omega mu by 2 and bracket
omega square epsilon square plus sigma square minus omega epsilon. From here we can take common if we take omega epsilon common. From here if we take omega epsilon common, so here it will be omega square mu epsilon by 2 and omega square we can take outside, so it will be equals to alpha equals to omega under root of mu epsilon by 2, and in bracket under root of omega epsilon is taken as common, so 1 plus sigma square upon omega square epsilon square minus 1. That is equation number 99. This is the value of alpha. Similarly, to find the value of beta, we subtract both the equations. We get 2 beta square equals to omega mu bracket under root of omega square epsilon square plus sigma square plus omega epsilon. From this value also omega epsilon take out common, so we get under root of omega mu by 2. ओके यहाँ पे हमने लिया, सो ओमेगा बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 एंड ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1. दैट इज इक्वेशन नंबर 20. नाउ कंपेयर इक्वेशन 19 and 20. इन अल्फा देर इज -1 and in beta there is +1 and all the things are common. To find the velocity of propagation, we know that velocity will be u equals to omega upon beta, formula of velocity. From here on putting the value of beta, we get the value of velocity. To find the wavelength, we know that lambda equals to 2 pi by beta. So on putting the value of beta, we get the lambda, that is wavelength. Now we gonna study about two cases. Our first case is case 1 for a perfectly dielectric. If the material which we have been using is a perfect dielectric material, then sigma will be equals to 0. So in equation where sigma equals to 0, we can say that alpha is equal to 0 and beta equals to omega under root mu epsilon. See the equations, equation 19 and equation 20. In equation 19, if sigma is 0, then it is under root of 1. Under root of 1 is 1 and 1 minus 1 is 0. So this value turns out, this bracket term will be turned out to 0. So 0 multiplied by anything will be 0. That's why the value of alpha is 0. And in equation number 20, if sigma is 0, then it is under root 1. Under root 1 is 1. So 1 plus 1 will become 2. 1 plus 1 become 2. These two cancel out from the denominator. This 2 cancels out from the denominator and we get omega under root mu epsilon, and we get omega under root of mu epsilon. So beta equals to omega under root mu epsilon. Since phase omega t minus bz is constant, on differentiating we get omega dt minus beta dz equals to 0. So dz by dt equals to omega by beta, and we know that omega by beta is nothing but velocity of propagation. So u is up. For perfectly dielectric, we find velocity u equals to omega and beta value is omega under root mu epsilon, which is 1 upon under root mu epsilon. Lambda equals to 2 pi by beta, so we will find this also. For a good conductor, in case of a good conductor, जो sigma हमारे पास value रहेगा, that is conductivity. Sigma is conductivity. Conductivity will be very very greater than omega epsilon. Conductivity value is very very greater than omega epsilon. Okay, now let us see this. If conductivity is very very greater than omega epsilon, ये value बहुत ज़्यादा greater रहेगा, so 1 we can neglect now, because this value is very greater, so 1 we can neglect. So this 1 will cancel out to each other. This 1 will cancel out to each other. Now this under root, so it will become sigma upon omega epsilon. It will become sigma upon omega epsilon. Epsilon also cancel out to each other, and finally we get the value of alpha as under root of omega mu sigma by 2, under root omega mu sigma by 2, and beta also the same, omega mu sigma by 2. We know that omega is 2 pi into frequency, so alpha equal to beta equals to under root of pi f mu sigma. U equals to omega by beta. We know that velocity is omega by beta, and after putting the value of beta we can find the velocity. Similarly we can find the wavelength. To find the skin depth for a conductor, we get skin depth is nothing but it is a measure. It measures the depth in which electromagnetic wave can penetrate a conducting medium.
It measures the depth at which electromagnetic wave can penetrate in a conducting media. वो कितना अच्छे से उसके अंदर जा सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट कर सकती है उस मीडियम को, उसी चीज़ को हम कहते हैं स्किन डेप्थ. एंड द फॉर्मूला ऑफ स्किन डेप्थ इज़ 1/β. द फॉर्मूला ऑफ स्किन डेप्थ इज़ 1/β. For a good conductor we have find the value of beta as under root of pi f mu sigma or under root of omega mu sigma by 2. So after putting this value we can find the skin depth. From the formula of skin depth we can get the two conclusions. The first conclusion is skin depth decreases with increase in frequency. Like that, skin depth is inversely proportional to frequency. Skin depth delta is inversely proportional to frequency. So we can say that skin depth decreases with increase in frequency. Now second point is skin depth does not depend upon the dielectric constant for a good conductor. This is the formula of good conductor, and there is the no value of K. K is known as dielectric constant, and the value of K is nothing but 2 pi by lambda. But there is no value of K, so we can say that the skin depth does not depend upon dielectric constant for a good conductor. That.